हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 3 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 1 मार्च वाले दिन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इस बार जो 2021 में मनाया गया उसका थीम क्या है? एंड इनइक्वलिटीज। तो याद रखिएगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया है जिसका थीम है एंड इनइक्वलिटीज। कौन मनाता है? देखिए 2014 में पहली बार मनाया गया था, तब से लेकर अब तक यूएन एड्स द्वारा मनाया जाता है इसको। यूएन एड्स की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर कौन है? विनी ब्यानयिमा। देखिए 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के अलावा 45th सिविल अकाउंट्स डे भी मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ का जो चार्ज है उसने किसने लिया है? तो वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया है एल.आर. हरिकुमार ने। किसने? एल.आर. हरिकुमार। ये हैं एल.आर. हरिकुमार, ये वेस्टर्न नेवल कमांड के हेड हो गए हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ईस्टर्न का कहाँ है? विशाखापट्टनम में। सदर्न का कहाँ है? कोचीन में। तो ये तीनों नेवल कमांड है, इनका याद रखिएगा। रिसेंटली वेस्टर्न नेवल कमांड के जो हेड हैं वो बन गए हैं एल.आर. हरिकुमार। एल.आर. हरिकुमार ने किसको रिप्लेस किया है? तो अजीत कुमार को रिप्लेस कर दिया, याद रखिएगा। इससे पहले जो एल.आर. हरिकुमार जी थे वो सेशल्स में नेवल एडवाइजर भी रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो कि इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं एल.आर. हरिकुमार। तो इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। 1950 ये स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको पता ही है। और इस समय इंडियन नेवी के 24th नेवल चीफ कौन है? करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स रिसेंटली इसका 78वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। देख लीजिए, रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 78th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें क्या होता है, जो अमेरिकन फिल्म्स होती हैं या फिर इंटरनेशनल फिल्म्स होती हैं उनसे रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस बार जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए उसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिले हैं वो अमेरिकन टीवी सीरीज द क्राउन को मिले हैं। देखिएगा, द क्राउन को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के दौरान सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। उसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड। किसको मिला है? नोमैडलैंड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिका का टेलीविजन इंडस्ट्री का अवार्ड है, फिल्म के लिए भी दिया जाता है। 78th एडिशन था और द क्राउन को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। ये देख लीजिए, द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। देता कौन है? तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन 1993 में अनाउंस किया था और 1944 में पहली बार दिए गए थे। 1943 में पहली बार अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इंडिया के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है? तो वर्तमान में करंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है हमारे तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज। चर्चा में क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो फिनांस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे जी, उनका टेन्योर बढ़ाया नहीं जाएगा। और जो अजय भूषण पांडे जी के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज है वो ट्रांसफर कर दिया गया है तरुण बजाज के। तरुण बजाज कौन है? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। तो अजय भूषण पांडे फिनांस सेक्रेटरी हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, अब उनका टर्म नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे तरुण बजाज जी, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी चार्ज दे दिया गया, यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हो गए हैं। ये हैं तरुण बजाज। अब ये इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी दोनों होंगे। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तो तरुण बजाज आपके रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हो जाएंगे। ये कौन है? ये है हमारे CBDT के चेयरपर्सन। कौन है? PC मोदी जी। PC मोदी जी का टर्म जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि अजय भूषण पांडे का कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किरण, सारंग और जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है वो किस कंट्री की एयरफोर्स के एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो सूर्य किरण, सारंग और हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस समय श्रीलंका की एयरफोर्स का जो इवेंट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th यानी 70वीं वर्षगांठ है, उसी में ये तीनों हमारे इंडिया के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स और श्रीलंकन एयरफोर्स इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट एक्सचेंज किए हैं इस दौरान। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा श्रीलंका को प्रायोरिटी 1 पार्टनर डिफेंस में घोषित किया गया है। तो ये एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री को प्रायोरिटी 1 पार्टनर डिफेंस में घोषित किया है? श्रीलंका, ये याद रखिएगा। और श्रीलंका की जो एयरफोर्स है उसकी 70th बर्थ एनिवर्सरी पर हमारे इतने सारे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। श्रीलंका की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है श्रीलंका, यहाँ है पाक स्टेट, ये है गल्फ मन्नार। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। रुपी यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा और PM कौन है? महिंदा राजपक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने अनाउंस किया है कि वो कोविड वैक्सीनेशन के सेकंड फेज के लिए पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए डोनेट करेगा। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 11 करोड़ रुपए देगा पीएम केयर्स फंड में। ये देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए देगा कोविड-19 वैक्सीन के सेकंड फेज के वैक्सीनेशन के लिए। इससे पहले जो एसबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 107 यानी 107 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए हैं। तो याद रखिएगा 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के सेकंड फेज के वैक्सीनेशन के लिए। उसके अलावा 2019-20 का जो प्रॉफिट था उसका 0.25% एसबीआई पहले ही दे चुका है सीएसआर इनिशिएटिव कोविड-19 के लिए। एसबीआई की बात करें तो देखिए 3 प्रेसिडेंसीज बैंक के मर्जर के बाद 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में चेंज कर दिया गया था और एसबीआई बन गया था। वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 1 मार्च 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2012 में स्थापित किया गया था। कब? 2012 में। ये देख लीजिए, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना 9वां यानी 9th फाउंडेशन डे मनाया है 1 मार्च 2021 को। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। रिसेंटली इसने अपना 9वां यानी 9th फाउंडेशन डे मनाया है। ये देख लीजिए, 1 मार्च 2012 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहाँ? न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? आदित्य मिश्रा। तो याद रखिएगा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9th फाउंडेशन डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री द्वारा 2021 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण का फील्ड असेसमेंट लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड असेसमेंट लॉन्च कर दिया गया है। ये एक तरह का क्लीनलीनेस सर्वे होता है। क्लीनलीनेस सर्वे का 6वां एडिशन ये लॉन्च कर दिया गया। याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी द्वारा अनाउंस किया गया है रिसेंटली न्यू दिल्ली में कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिजल्ट हैं उसके लिए फील्ड असेसमेंट किया जाएगा। फील्ड असेसमेंट क्या होता है? पब्लिक से जाके पूछते हैं। इससे क्या होता है? एक जन आंदोलन टाइप का बन जाता है क्योंकि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो जाता है। तो आपसे जब पूछेंगे सफाई हुई कि नहीं तो आप क्लियरली बता देना बहुत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसके द्वारा न्यू दिल्ली में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टोल प्लाजा लॉन्च किया गया है? तो न्यू दिल्ली में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टोल प्लाजा नितिन गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो आपके टोल प्लाजास हैं वहाँ पर जो भी वाहन निकलेंगे उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। तो नितिन गडकरी जी द्वारा न्यू दिल्ली में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टोल प्लाजा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, आप सभी को पता है 15 फरवरी की मिडनाइट से फास्टैग मैंडेटरी हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी लक्ष्य है कि 2025 तक जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको घटाकर आधा कर दिया जाए। तो इन सबको देखते हुए नितिन गडकरी जी द्वारा न्यू दिल्ली में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टोल प्लाजा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है टोल प्लाजा के लिए ये डेली कंजेशन इंडेक्स को मेजर करेगा। डेली कंजेशन इंडेक्स मतलब नेशनल हाईवे नेटवर्क पर जितने भी कंजेशन हैं ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री उन सभी को मेजर करने का काम करेगा ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जिसको आप पीआईबी के नाम से जानते हैं इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं जयदीप भटनागर। कौन बना है? जयदीप भटनागर। ये देख लीजिए, ये हैं जयदीप भटनागर, ये पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। जयदीप भटनागर ने किसको रिप्लेस किया है? तो कुलदीप सिंह दातवालिया को रिप्लेस कर दिया है। जयदीप भटनागर जी 1986 बैच के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर हैं, आप देखिएगा। और रिसेंटली जयदीप भटनागर जी पीआईबी के डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं, इतना याद रखिएगा। पीआईबी की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1919 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्टर कौन है इसके? प्रकाश जावड़ेकर। और जयदीप भटनागर इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हो गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मनप्रीत वोहरा को किस कंट्री में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है? तो मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। देख लीजिए, ये है मनप्रीत वोहरा। रिसेंटली इनको ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। मनप्रीत वोहरा जी 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। वर्तमान में मनप्रीत वोहरा जी मैक्सिको में एम्बेसडर हैं। हालांकि अब इंडिया के हाई कमिश्नर होंगे कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हम लोग हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। तो मनप्रीत वोहरा जी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के हाई कमिश्नर उच्चायुक्त अपॉइंट होंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन।
ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया। ये नीति आयोग और किसने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है? तो एक कॉन्फ्रेंस है नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया। इस कॉन्फ्रेंस को नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है। ये देख लीजिए, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा ज्वाइंटली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जिसका नाम है नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया। यानी इंडिया में बैम्बू की क्या ग्रोथ है उस पर डिस्कस किया गया है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसको नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है, याद रखिएगा। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है? न्यू दिल्ली में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का ऑफिस है वहीं पर। एड्रेस किसने किया है? तो इनॉग्रल जो एड्रेस किया है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने रिसेंटली नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इंडिया बैम्बू स्टिक्स का 60% इम्पोर्ट करता है। बैम्बू स्टिक्स जिससे अगरबत्ती बनती है ना, उसका 60% इंडिया इंपोर्ट करता है। नेशनल बैम्बू मिशन बैम्बू सेक्टर को ग्रोथ के लिए लॉन्च किया गया था, कब? अप्रैल 2018 में। नेशनल बैम्बू मिशन को कृषोन्नति करके एक स्कीम है, उसकी एक सब स्कीम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके तहत ही नेशनल बैम्बू मिशन को लॉन्च किया गया है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के मोबाइल पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए किसके द्वारा टॉप किया गया है, या फिर इंडिया के मोबाइल पेमेंट ट्रांजेक्शन में किसने टॉप किया है? तो पेटीएम। जितना मोबाइल पेमेंट का ट्रांजेक्शन होता है उसमें पेटीएम ने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किए हैं। एक ही महीने में 1.2 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए पेटीएम से, यानी 120 करोड़ ट्रांजेक्शन सिर्फ पेटीएम से हुए हैं। तो इंडिया के मोबाइल पेमेंट जितने सिस्टम हैं उसमें पेटीएम ने टॉप किया है, याद रखिएगा। पेटीएम की बात करें 2009 में स्थापना हुई थी इसकी, हेडक्वार्टर है नोएडा में। सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। फाउंडर एंड सीईओ दोनों यही हैं। और याद रखिएगा पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए स्वच्छता सारथी फेलोशिप को कितनी कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छता सारथी फेलोशिप ये 3 कैटेगरीज में प्रोवाइड की जाएगी। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च की गई है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन यानी कि जो हमारा कचरा होता है उससे वेल्थ कैसे जनरेट की जा सकती है उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, उसने स्वच्छता सारथी फेलोशिप लॉन्च कर दी है। ये स्वच्छता सारथी 3 कैटेगरीज में अवार्ड देगा। कैटेगरी ए है जो 9th to 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए, कैटेगरी जो बी है अंडर ग्रेजुएट पीजी है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, और जो कैटेगरी सी है वो वर्किंग सिटीजन्स के लिए ओपन है। तो याद रखिएगा स्वच्छता सारथी फेलोशिप ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च की गई है। लॉन्च किसने किया है? जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस है उसने लॉन्च किया है। ये देख लीजिए वेस्ट टू वेल्थ मिशन टोटल 9 इंडिया के मिशंस हैं, जिनमें से एक है पीएम मोदी द्वारा पीएम सैटिएक यानी प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के जो 9 मिशन है उसमें से एक है आपका वेस्ट टू वेल्थ मिशन। उसी के तहत ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप लॉन्च की है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगम में भारत ऐप साथ ही साथ एक्सेस एंड फोटो डाइजेस्ट पर एक हैंडबुक किसी और रिलीज की गई है। तो सुगम में भारत ऐप साथ ही साथ एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट ये दोनों रिलीज किया है थावरचंद गहलोत जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। ये देख लीजिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत जी द्वारा सुगम में भारत ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक हैंडबुक लॉन्च की गई जिसका नाम है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ये देख लीजिए सुगम में भारत ऐप जो हमारे डिसेबल्स पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये सुगम में भारत ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें मोस्टली 5 मेन फीचर्स हैं जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं या इन्हांस करते हैं। ये फोर जो हैं 5 में से वो डायरेक्टली इन्हांस जो आपकी एक्सेसिबिलिटी है दिव्यांग जनों की उसको इन्हांस करते हैं। तो सुगम में भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट ये एक हैंडबुक है, दोनों को लॉन्च किया है किसने? थावरचंद गहलोत जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई से बिलोंग करती हैं, इनको किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भारत भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूपी गवर्नमेंट का ये अवार्ड है भारत भारती यूपी गवर्नमेंट का अवार्ड है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सूर्यबाला को। मुंबई से बिलोंग करती हैं, ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। डॉक्टर सूर्यबाला को यूपी गवर्नमेंट द्वारा, देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 5 लाख रुपए मिलता है और ये एक लिटरेरी अवार्ड है, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भारत भारती सम्मान। किसको दिया गया है? डॉक्टर सूर्यबाला, मुंबई से दिया गया है। उसके अलावा कुछ अवार्ड और हैं वो लिख लीजिए आप। दयानंद पांडे जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं उनको लोहिया साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो तरुण विजय हैं दिल्ली के उनको हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दयानंद पांडे और तरुण विजय इनका नाम याद रखिएगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, इससे किसको सम्मानित किया गया है?
तो भोपाल के रामेश्वर प्रसाद मिश्रा हैं, उनको महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। भारत भारती अवार्ड उत्तर प्रदेश का जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा साहित्य सम्मान है, याद रखिएगा। 5 लाख रुपए मिलते हैं। सबसे पहला अवार्ड मिला था भारत भारती किसको? महादेवी वर्मा को 1982 में। नेशनल वाटर मिशन ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो राष्ट्रीय जल मिशन ये लॉन्च किया था 2011 में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत कार्य करता है नेशनल वाटर मिशन। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नेशनल वाटर मिशन द्वारा रिसेंटली एक कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया गया। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया? कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के तहत कार्य करता है। इन दो लोगों ने मिलकर कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया है। कैच द रेन कैंपेन का मेन पर्पज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को प्रमोट करना इंडिया में। कैच द रेन कैंपेन का टैगलाइन क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स। नेशनल वाटर मिशन ने लॉन्च किया, तो उसकी बात कर लेते हैं। नेशनल वाटर मिशन 2011 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है ये हर वर्ष घट रही है, इसीलिए कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया है नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल वाटर मिशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में इनॉग्रेट किया गया है। स्पेसिफिकली सिटी याद रखिएगा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में पतंजलि योगपीठ के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण की जो प्रेजेंस में जो उत्तराखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल उत्तराखंड के ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है। इस फेस्टिवल को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है या टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसको ऑर्गेनाइज करेगा। क्या लिखिएगा? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है हर वर्ष, आपको याद ही होगा। 2015 में पहला बनाया गया था, तो 2014 में जो यूएन जनरल असेंबली थी उसने इसको अप्रूव कर दिया था। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।